वजीर आजम है जिन्होंने लंदन ज्यादा ट्रिप्स की, सदर आए जिन्होंने दुबई ज्यादा ट्रिप्स की बजाय बलोचिस्तान। रॉ और DIA दहशतगर्दी को फाइनेंस कर रही हैं, 22 अरब रुपया तकसीम कर चुके हैं। Indian intelligence agencies are trying to establish Pakistan's linkage with ISIS by creating Daesh-e-Pakistan. नवंबर दिसंबर पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज को अपस्केल करने का इरादा रखते हैं। Altaf Hussain Group, funded by RAW, confessional statement of Ajmal Pahadi validates this thing. बात जरूर हम करेंगे, इसके लिए पहले इस जाली हुकूमत को घर जाना होगा। हम इनको नहीं छोड़ेंगे। ये कोई इलेक्शन की बात नहीं है, इस्लाम के किस्मत की बात है। कल गिलगित बल्तिस्तान में पहले नंबर पर PTI, दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी, तीसरे नंबर पे आजाद लोग, चौथे नंबर पे नून लीग होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। पाकिस्तान की पूरी सियासत का तूफान इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में पहुंचा हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान में कल इलेक्शन है, बहुत हसास इश्यूज हैं वहां पर, और इसलिए हम ये तवक्को करते हैं कि हम सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और DGISPR मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर ने आज बहुत बड़ी साजिश बेनकाब कर दी। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए TTP और इसके एफिलिएट्स को 22 अरब रुपए दे चुका है, साथ साथ दाइश को भी पाकिस्तान में घुसा रहा है। भारत CPAC को सैबोटेज करने के लिए एक सेल बना चुका है, जिसकी सरबराही खुद भारतीय वज़ीर आज़म करते हैं। इस सारे खतरात के पेश नज़र पाकिस्तान के अंदर तो इत्तेहाद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बदजबानी, गाली गलोच और एक दूसरे को गद्दार कहना आज मार्क ऑफ द डे है। क्या यही हमारा रिस्पांस है और यही होना चाहिए? मियां रज़ा रब्बानी आज भी कह रहे थे, साबिक चेयरमैन सेनेट हैं, उन्होंने कहा कि एक वसी तर कौमी डायलॉग की जो एक तजवीज़ बड़े अरसे से आई हुई है, उस पर अमल किया जाना चाहिए मुल्क के चैलेंजेस का फेस करने के लिए, चैलेंजेस को ख़त्म करने के लिए। आज ये हमारे मौज़ूआत हैं। मेहमानों का तारफ़ करा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं बेगम तहमीना दुल्ताना साहिबा, नून लीग से साबिक वफाकी वज़ीर हैं, जनाब हमायूं अख्तर खान साहब PTI से साबिक वफाकी वज़ीर हैं, और जनाब सेनेटर जायद खान साहब अवामी नेशनल पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बेगम साहिबा, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन है, भरपूर तरीके से मुहिम चली। शेख रशीद साहब आज कहते हैं कि PTI पहले नंबर पर, पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर, आज़ाद तीसरे नंबर पर, और आपकी पार्टी चौथे नंबर पर आ रही है। क्या ऐसे ही फिलर्स आपको आ रहे हैं आपकी पार्टी की तरफ से? देखें, मैं तो एक बात कहना चाहती हूँ, जहां पर इन धांधलियों से इलेक्शन जीते जाए, वहां पर मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहती। आपने जलसे मरियम नवाज साहिबा के देखे हैं, एक एक जलसा ऐसे था जैसे पूरा इलाका निकल आया है। वहां की टोटल आबादी जो सी है वो चंद लाख, 20-25 लाख है, और हर पोलिंग स्टेशन जो है वो चंद हजार लोगों का ऊपर मुनसलिक है। मगर आप देखें जो जलसे हैं वो यूं लगता है कि जिस तरह कोई फर्द घर में नहीं रहा, हर जगह से लोग निकल आए, और बेहतरीन बहुत बड़े जलसे मरियम नवाज साहिबा के जलसे तो सबके बड़े हुए, मगर एक और चीज, ये तो पॉलिटिकल कल्चर है, जलसे तो सबके बड़े बड़े हुए। नहीं, सबके नहीं, सबके नहीं। वहां मैं क्वेश्चन मार्क दूंगी। मैं ये जरूर कहूंगी कि बिलावल साहब 24 दिन से वहां हैं, उनके भी बहुत अच्छे हुए, और जो हुकूमती पार्टी है उसके तो हुकूमती जलसे हुए। तो सबसे पहले जो काम किया गया कि 10 कैंडिडेट्स जौन से PML एंड के थे, उनको पकड़ धकड़ के उनको ले आया गया PTI में। जब ऐसी हरकतें की जाती हैं, और मुझे तो ये चीज बड़ी अच्छी तरह पता है, मैंने तो बहुत लंबी जिंदगी गुजारी है, मुझे अबाउट 38 इयर्स हो गए सिर्फ असेंबलियों की पॉलिटिक्स देखते हुए। और जो वहां पर जिस तरीके से लोगों को लोटा बनाया जाता है,
वो भी सब कुछ मेरे आंखों के सामने है। पराचा साहब, आप भी देखते रहे हैं, सब हम लोग जो जितने लोग आपने नाम लिया है हम सब देखते रहे। 10 लोगों को तो पहले दिन से ही लोटा बनाया गया। चले इधर रुकिए। ये आपका लोटो क्या ख्याल है? वाली बात भी पाकिस्तान की सियासत में बड़ी अजीब बात है। मैं इसी नुक्ते को आगे बढ़ाता हूं। जनाब हुमायूं अख्तर खान साहब, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी बताया गया कि गिलगित बल्तिस्तान एक बड़ा हसास मामला है, वहाँ के लोगों की उम्मीदों पर हमने पूरा उतरना है, हमने उनको बताना है कि पाकिस्तान से इंटरफेरेंस नहीं है, शफाफियत है, आज़ादी हम आपको दे रहे हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी पार्लिमानी रहनुमाओं का जब इजलास हुआ था उसमें भी यही बात की थी। क्या हमारी रियासत आज रात कल शाम तक वहाँ के लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी? देखिए जी, तीनों बड़ी पार्टियों ने भरपूर मुहिम चलाई है और अब सियासी मैच्योरिटी फिर इसमें होगी कि हारने की सूरत में ये ना कहें कि प्री इलेक्शन या ड्यूरिंग इलेक्शन या पोस्ट इलेक्शन रिगिंग थी, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में जितने अरसे से मैंने सियासत देखी है, मैं जब पढ़ाई मुकम्मल करके आया तो यही मैंने रोना देखा है इलेक्शन के बाद कि जी बहुत बड़ी धांधली हुई। मैं कोई ऐसा इलेक्शन मुझे नहीं नजर आया जिसमें कोई मुबारकबाद दी गई और गले मिले हों कि जी आप जीत गए और आप तशरीफ ले आए। हमारा ये कल्चर ही नहीं है, अभी तक बना ही नहीं है। यस, जलसों के साइजों से, जो कि मैं कह रहा हूं कि तीनों पार्टियों के बड़े जलसे हुए, बाकी स्पेकुलेशन है कि किसके कितने हजार थे और किसके कितने हजार थे। सर्वे जो एक हुआ है गैलप का, जो बहुत ही रेपुटेबल इदारा है, उसमें तो पीटीआई आगे है। बट अब देखते हैं, सर्वे होता है और अब देखते हैं कि कल अवाम वोट किस तरह डालती है। और मेरी यही गुजारिश होगी जो भी जीते वो और जो हारे वो खुश उसलूबी से ये कबूल करे अवाम का जो मैंडेट है। सेनेटर जायद खान साहब, वजीर आजम गए बलूचिस्तान, उन्होंने कहा कि एक वजीर आजम होते थे इस मुल्क में, वो इन पसमानदा इलाकों में कम आते थे बलूचिस्तान में और लंदन ज़्यादा जाते थे। उन्होंने कहा एक साबिक सदर थे, वो दुबई ज़्यादा जाते थे, वो बलूचिस्तान कम आते थे। गिलगित बल्तिस्तान भी एक बहुत पसमानदा इलाका है, बहुत पसमानदगी है वहाँ पर। तवज्जो माजी में अगर नहीं मिली, उसका कोई रद्द-ए-अमल कल आ सकता है? देखिए शौकत पराचा साहब, ऐसे बहुत सारे इलाके हमारे पाकिस्तान में कि वो तवज्जो के मुहताज है, लेकिन किसी ने आज तक नहीं दिया। आज हमारे 3 बड़ी पार्टियां गई हुई और गिलगित बल्तिस्तान में जलसे कह रहे थे, उसको कहते हम आपको आपका हक दिलाते हैं। आपको याद होगा कि पाटा जो साबिका पाटा था, जो सूबे खैबर पख्तूनख्वा का आज हिस्सा बना है, आईन के अंदर उनको ये इख्तियार दिया गया कि उनको एनएफसी अवार्ड से 3% जो डेवलपमेंट फंड होगा वो आपको मिलेगा। आज तक 1 रुपया उसको नहीं दिया गया। ये मौजूदा हुक्मरान जो ये बात करते हैं कि जी इग्नोर किया गया, प्लान जगह को इग्नोर किया गया, ये सारा सियासी मामला मुझे लग रहा है। इसके अलावा चाहे वो बलूचिस्तान में जाए, ये जो आज बलूचिस्तान में जो शोरश है वो क्यों है? अच्छा, इसके लिए वो क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ एक दौरे से जाके वो बलूचों का जो जख्म है उस पर मरहम पट्टी हो जाएगी? ऐसा नहीं होगा। या गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो एक आवाज एक पार्टी ने पहले कहा कि जी मैं अबूरी सूबा, तो अबूरी सूबा तो किस तरह हो सकता है ना? आईन में एक दार इख्तियार दिया गया है, ये इख्तियार किसी वज़ीर आज़म के पास नहीं है, ये उस पार्लियामेंट के पास है कि उसको सूबा डिक्लेयर करे या उसको किसी सूबे का हिस्सा बनाए। ऐसा नहीं हो सकता और ये बहुत मुश्किल काम है, ऐसा आसान काम नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे मसाइल आते हैं, जिस तरह एनएफसी अवार्ड है, आपका सेनेट का मामला है। तो ये ऐसी बातें हम करते हैं। आर्टिकल 1 है जो पाकिस्तान को डिफाइन करता है, पाकिस्तान के एरियाज को डिफाइन करता है। फिर कौमी असेंबली में सीटें हैं, सेनेट की सीटें हैं, उनकी सूबाई असेंबली बतानी पड़ेगी। ये तो बाकायदा एक पैकेज होगा अमेंडमेंट्स का जो 2/3 मेजॉरिटी से पास होगा। इसलिए मैं शौकत पराचा साहब ये कहता हूँ कि मुझे यहां तक आप बता दे कि ये हमारे लोग कितने सिंसियर है और कितने सही बातें करते हैं। अगर आप ऐसी बातें करेंगे
تو اس سے حالات خراب ہوں گے، بہتر نہیں ہوگا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب آپ گلگت بلتستان میں جائیں گے اور یہ بات کریں گے تو آپ UN کے جو قرارداد ہے اس میں تو سارے باتیں موجود ہے. تو پھر تو مقبوضہ کشمیر آپ نے خود دے دیا کہ ٹھیک ہے انہوں نے قبضہ کیا، وہ اس کا ہوگا آزاد کشمیر. یعنی آزاد کشمیر کو بھی اعتراضات ہے اس بات پہ. چلیں ادھر رکیے گا مجھے بریک لینا ہے ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، بات آزاد کشمیر کی ہوئی، بات گلگت بلتستان کی ہوئی، بات حق خود ارادیت کی ہو رہی ہے. پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش بے نقاب کی گئی ہے. ہم بریک کے بعد اس پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں. بھارت کی سازش پاکستان کے خلاف بے نقاب ہوئی. وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی اور DGI SPR میجر جنرل افتخار بابر نے آج پوری قوم کو بتایا کہ 22 ارب روپے تو خالی TTP اور اس کی ایفیلیٹس کو دیے گئے ہیں. تہمینہ دولتانہ صاحبہ، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے تو خبردار کیا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کو بھارت نومبر اور دسمبر میں مزید فروغ دے سکتا ہے. نومبر دسمبر میں آپ لوگوں کے جلسے ہیں. پھر آج یہ بھی بتایا گیا، شیخ رشید نے بتایا کہ بھارت کسی بڑی سیاسی کی شخصیت کو بھی نشانہ بنوا سکتا ہے. تو یہ تو ایک الارمنگ سچویشن بن گئی ہے دہشت گردی کے حوالے سے. نہیں، یہ انڈین دہشت گردی ہے کہ ہمارے جلسوں کی دہشت گردی ہے. ہمارے جلسے تو ہوں گے، ہم نے تو جلسے اپنے کرنے ہیں، ہم نے تو عوام کو ریچ کرنا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ ہم ہی لوگ کرونا ہے، ہم ہی لوگ ساری بیماریاں ہیں. ہم نے تو بالکل جلسے کریں گے، نہیں خدا نہ خواستہ کوئی اپوزیشن پہ الزام نہیں لگایا. انہوں نے تو فیکٹس اینڈ فگر بتائے، آڈیو ٹیپس بتائیں، انہوں نے ڈاکیومنٹس بتائے کہ بھارت کی طرف سے ایسی سازشیں کی جا رہی ہیں. دیکھیں بات سمپل ہے، بھارت کی طرف سے جو بھی کچھ ہو رہا ہے that is for the government to face, not for us to face. The government has to face that. ہم اپوزیشن ہے، بالکل ہم اپنے جلسے کریں گے، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. اور ہم آئی تھنک یہ جو حکومت ہے اتنی انکمپٹنٹ حکومت ہے، اور حکومت ان کے پاس تو ہے ہی نہیں، وہ تو کسی اور کے پاس ہے. جب ان کے پاس ہے ہی نہیں تو ان کو کہہ دے کہ پروٹیکٹ اس، انہی کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے نا. اب ایسی باتیں تو نہ شروع کر دیں. پہلے انہوں نے پروٹیکٹ نہیں کیا تو بے نظیر صاحبہ کو کچھ ہو گیا، اب پھر ایسی افواہیں شروع کر دی ہیں. ان کو کہیں فکر نہ کریں، جان اللہ کے پاس ہوتی ہے. اگر کوئی ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا تو ان کو وہ قیمت ادا کرنی پڑے گی. چلیں ادھر رکیے گا. سینیٹر زاہد خان صاحب، یہ بھی آج بتایا گیا کہ الطاف گروپ کو بھی پیسے جاتے تھے. یہ صرف آج DGI SPR نے نہیں بتایا، ندیم نصرت نے باہر بیٹھ کر اس کا اعتراف کیا تھا ابھی چند دن پہلے. اس کے ساتھ ساتھ بتایا گیا کہ اجمل پہاڑی نے بھی چیف جسٹس کے سامنے اعتراف کیا تھا. یہ ان دنوں کی باتیں ہیں جب روزانہ کراچی میں لاشیں گرتے تھیں، آپ بھی کوalition پارٹنر تھے. تو یہ باتیں خوفناک باتیں ہیں، سازش بے نقاب ہو رہی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے شوکت پراچی صاحب، یہ سازش تو اس وقت بھی بے نقاب ہو چکی تھی. یہ سازش تو اس وقت بھی پتہ چل رہا تھا کہ جو الطاف ہے وہ کس کے اشارے پہ یہ کام کروا رہے. لیکن آج مجھے آپ بتا دیں، ایک الطاف کو تو آپ نے ذمہ ٹھہرا دیا، اس کی جو ارد گرد لوگ تھے، جو سہولت کار تھے، جو مددگار تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ آپ پھر وہی کام کرتے، ایک بندے کو کر دے بھائی، وہ اس کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ تو آج بھی آپ کے صفوں میں ادھر بیٹھے ہوئے، آج بھی آپ کے حکمرانی میں بیٹھے ہوئے، آج بھی آپ کے حکمرانی کا حصہ ہے. تو اگر واقعی ایسی چیزیں ہیں تو آپ انکوائری یہاں تک لے جائیں کہ اس میں کون کون سے اس کے ارد گرد کے لوگ شامل تھے. دوسری بات آپ نے یہی بات کی کہ الطاف کا تو اس وقت بھی یہ پتہ چل رہا تھا کہ جو لاشیں گر رہی تھی، جو کراچی کا امن برباد کیا تھا، وہ تو آپ سب دنیا دیکھ رہی تھی. لیکن کیوں ہم نے اتنے دیر کروائی؟ ایک بات. دوسری بات یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ TTP، ہم
6-8 महीने से चीख रहे हैं कि जी टीटीपी फिर मुतहरिक हो रही है, हमारे पेशावर में दंदनाती फिर रहे, स्वात में फिर रहे, बुनेर में फिर रहे। हुक्मरान क्यों खामोश है, क्यों एक्शन नहीं ले रहे? एफएस का वाकया हुआ, आपने जब वाकया हुआ आपका वहां नहीं, अगर अफगानिस्तान के अंदर भारतीय सफारत खाने का अफसर ये करवा रहा हो या उनके कौंसल खाने करवा रहे हो, बाकायदा टीटीपी, जेयूए और बीएलए के लोगों को पैसे दिए जा रहे हो, तो सिक्योरिटी एजेंसीज तो बता रही हैं ना आपको, सियासी क़यादत को, वो अवाम को, कि ये हमारे खिलाफ साजिश है। अपनी प्रिपेयर्डनेस भी वो बता रहे हैं। मुझे एक शौकत फराज साहब, मैं तो इस बात के से आपकी इत्तेफाक करता हूं कि वो तो हिंदुस्तान हमारे दुश्मन है कि दोस्त है। अगर हमारे दुश्मन है तो दुश्मन तो मुंह का ढूंढेगा। तो क्या उस मौके को ढूंढने के लिए एहसान लाए? एहसान आपने पकड़ा, न तो आपने अदालत में पेश किया, न जेल में डाला, वो वापस भी चला गया। क्या वो एहसान ला एहसान, वो एहसान ला एहसान नहीं था कि जिस वक्त अल्लाह बशीर बिलोर बख्शे उसने कहा ये हमने किया, जब वो एफएस का वाकया हुआ उसने कहा ये हमने किया, वो खुद इस तरह भी जुर्म करता रहा लेकिन वो हमारे हाथ आके भी निकल भी गया। तो ये सारी बातें ऐसी है कि इस पे हमें गौर करनी चाहिए कि हम टाइम पे क्यों एक्शन नहीं लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ सियासी लोगों का इधर रुकिएगा, मैं यही नुक्ता हुमायूं अख्तर खान साहब के सामने रखना चाह रहा हूँ। पार्लियामेंट में कानून बना सकते हैं। मैं इधर रुकिएगा, ये जो टीटीपी वाली बात है, मैं इधर हुमायूं अख्तर खान साहब के सामने रखता हूँ। हुमायूं अख्तर खान साहब, वहाँ अफगानिस्तान में अफगान हुकूमत की तो पूरी रिट है नहीं वहाँ पर। ये जो टीटीपी वाले हैं, जमातुल अहरार वाले हैं, बीएलए वाले हैं, जिनके आज नाम लिए गए, इनको भारत 22 अरब रुपए दे रहा है। कर्नल राजेश जो भारतीय सफारत खाने का एक ऑफिसर है जो ये काम करवा रहा है, ये बड़ी साजिश है। फिर दाइश पाकिस्तान के अंदर घुसाई जा रही है। जो अब्दुर्रहमान या अब्दुर्रहीम जो दाइश का सरबराह बनाकर भेजा गया है, ये साजिश को बेनकाब करना, ये भी तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये बात बहुत अरसे से सुनने में आ रही है। भारत का जो पाकिस्तान में तखरीबकारी में जो रोल है, और भारतीय एजेंट्स भी पकड़े गए हैं, आपको मालूम है इस वक्त हिरासत में हैं और उन पे मुकदमे चल रहे हैं। ये मेयर कॉन्सिडेंस है। अगर स्टेट को एक थ्रेट है और स्टेट दुनिया को बताना चाहता है कि भारत का क्या रोल है पाकिस्तान में तखरीबकारी फैलाने का, और वो इस वजह से स्टेट हिचकिचाए कि पीडीएम क्योंकि जलसे कर रही है, तो कहीं पीडीएम ये ना समझ ले कि हम उनको डरा रहे हैं। हम किसी सूरत में नहीं, पीडीएम जो चाहे करे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी किस्म का कोई इशारा नहीं दिया गया कि पॉलिटिकल पार्टीज की एक्टिविटी पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए। आज दुनिया को यह बताया गया है कि हमारे मुल्क में जो हजारों शहादतें हुई हैं, उसके पीछे दर हकीकत कौन सी कुव्वतें हैं, और हम उनके खिलाफ बहुत अरसे से हमने मुकाबला किया है। हमने साउथ वजीरिस्तान और पूरे फाटा में और बल्कि पूरे पाकिस्तान में तखरीबकारी को खत्म किया है। दुनिया में कम ऐसी मिसालें हैं जिस तरह पाकिस्तान ने तखरीबकारी को खत्म किया है। आगे जो हमें शक है कि अगर कोई दुश्मन अपना सर उठाएगा तो हम पहले की तरह ही तनदही से इसका भी बड़ी जबरदस्त आपने बात की, आपने बड़ी जबरदस्त बात की। साहब, दुनिया बातें भूल जाती है, लेकिन खान साहब तशरीफ रखते हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि एएनपी की जब हुकूमत थी केपीके में, तो उन्होंने डट के मुकाबला किया था टीटीपी की, और इनकी बहुत कुर्बानियां हैं उस मुकाबले में। मैं ये जरूर बड़ी आपने जबरदस्त बात की, आपने वजाहत भी कर दी और कुर्बानियों को आपने खराज तहसीन भी पेश किया। ये जो आप आलमी बात कर रहे थे, इंटरनेशनल लॉ के माहिर अहमर बिलाल सूफी साहब से हमने दरख्वास्त की थी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमर बिलाल सूफी साहब। अहमर बिलाल साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी। ये फरमाइए, सी पैक को खतरात हैं, भारत इसके खिलाफ एक सेल बना चुका है। अब ये सिर्फ पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है, ये तो आलमी सतह पर चीन के साथ हमारा मुआहदा है, BRI में जितने मुल्क हैं उनका एक हिस्सा बनता है। तो ये क्या
صرف پاکستان کا فرض بنتا ہے پاکستان عالمی عدالت میں جائے یا پاکستان کسی اور فورم پہ جائے؟ یہ دنیا کے لیے کتنا بڑا تھریٹ بنا دیا ہے بھارت نے؟ دیکھیے سی پیک کو ایک تو نظر ہے سیاسی طور پر دیکھنے کی، اور لیکن ایک اس کا اکنامک پہلو ہے، یعنی کہ یہ پورا خطہ سی پیک سے اس کو بینیفٹ ہوگا، اور اس خطے سے تعلق رکھنے والے تمام ملک، مڈل ایسٹ، افریقہ، تمام ملک اس سے ان کو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو ان تمام ملکوں کا اسٹیک اس میں انوالوڈ ہے، اور کیونکہ یہ سی پیک کا تعلق براہ راست چائنا سے ہے، اور چائنا اسپانسر کر رہا ہے ایس سی او کو، شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کو، جس کا اپنا چارٹر ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ وہاں پر بھی اٹھانا چاہیے۔ جو انڈیا کی انٹرونشن ہے اور سی پیک کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش ہے، وہ در حقیقت ایس سی او چارٹر کی وائلیشن بھی تصور کی جائے گی، اور اس کو اس نظر سے بھی دیکھنا چاہیے، اور اس معاملے کو ایس سی او میں بھی اٹھانا چاہیے، علاوہ ازیں جو مختلف اور فورم اقوام متحدہ کے ہیں۔ پاکستان نے یہ بھی آج بے نقاب کر دیا کہ کس طرح سے آڈیو ویڈیو ٹیپس کے ذریعے یا ٹرانسفر آف منی کے ذریعے اس سازش کو سامنے لایا گیا۔ تو پاکستان کے لیے پھر آپشنز کیا ہیں؟ کابل کے سفارت خانے کی بھی بات کی گئی، بہت ساری امپلیکیشنز بنتی ہیں بائیلیٹرلی بھی اور ملٹی لیٹرلی بھی۔ کیا آپشنز پاکستان یوز کر سکتا ہے، کہاں کہاں جا سکتا ہے؟ دیکھیے شوکت صاحب، آپشنز تو بے شمار ہیں، جتنا میٹیریل سامنے لایا گیا ہے یہ غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ اب تک انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن کو ہمیشہ مخفی رکھا جاتا رہا، اور عموماً اس کو انٹیلیجنس کی گرڈ پر ہی دوسرے ممالک سے شیئر کیا جاتا رہا۔ آج یہ میرا خیال ہے ایک بڑا اہم فیصلہ یوں ہوا کہ انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن کو سامنے لایا جائے۔ اب یہ ساری وہ انفارمیشن ہے جو گزشتہ کئی سال پر مبنی ہے، مختلف حکومتوں کے ادوار ہیں، اور اس سے ایک پیٹرن ایمرج کرتا ہے کہ ہمارا پڑوسی ملک جو ہے وہ ہمارے اندر انٹرونشن کرتا رہا ہے، اور یو این چارٹر کو اور اقوام متحدہ کی باقی ریزولوشن کو وائلیٹ کرتا رہا ہے۔ لہٰذا یہ اسٹیٹ اسپیسیفک میٹر ہے، ریجیم اسپیسیفک ایشو نہیں ہے، یعنی کوئی بھی حکومت ہو یہ ایشو مسلسل رہا ہے، اس لیے اس کو ایڈریس کرنا سب کے لیے ضروری ہے، اور پاکستان کو اس حوالے سے اقوام متحدہ کے علاوہ بے شمار اور فورمز ہیں، یورپین یونین کا فورم ہے، ورلڈ کیپٹلز ہیں، سیٹ اپ کا فورم ہے، وہاں اس کو لیگل طریقے سے پریزنٹ کر کے یہ باور کرانا ضروری ہے کہ پاکستان کی سیاسی حکومت، پاکستان کے ادارے، پاکستان کی اپوزیشن تمام کی تمام یکجا ہیں ٹیررزم کے معاملے پر، فائنینسنگ آف ٹیررزم کے معاملے پر، اور دنیا میں اپنا رسپانسبل کردار سامنے لانے کے لیے خواہش رکھتی ہیں، ڈٹرمنیشن رکھتی ہیں۔ جو اختلافات ہیں وہ سیاسی سطح کے ہیں، یہ اسٹیٹ اسپیسیفک ایشو پر کمپلیٹ کنسنسس ہے، تمام پولیٹیکل فورسز نے مل کے قوانین پاس کیے ہیں، اور تمام جتنی بھی صوبائی حکومتیں ان کا بھی موقف ٹیررزم کے خلاف یکساں ہے۔ سو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو انٹرونشن ہے یہ اس تمام یکسوئی کی ہونے والی کوششوں میں اس میں مداخلت ہے، اس میں انٹرونشن ہے، اور اس میں obstruction کریٹ کر رہی ہے۔ اس لیے پاکستان کو یہ چیز سامنے لانی چاہیے کہ ہم نے آج سے 10 سال پہلے ایک خاک و خون کے دریا سے پوری قوم گزری ہے، اس کے بعد ہم اب تھوڑی سی اسٹیبلٹی کی طرف رواں ہیں، لیکن ہماری ذمہ دارانہ کوششوں کو جو ہر سطح پر کی جا رہی ہیں ان کو obstruct کر رہا ہے ہمارا پڑوسی ملک، جس سے ہم ادروائز چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات بہتر ہوں اور مسائل کا حل نکلے۔ اور یہ بالکل درست فرمایا آپ نے کہ سب کی ذمہ داری ہے۔ بہت شکریہ احمد بلال صوفی صاحب، سابق وزیر قانون و انصاف وفاقی سطح پر انہوں نے سرو کیا ہے اور نامور لائر ہیں، انٹرنیشنل لاء کے ماہر ہیں۔ آپ نے ہمیں وقت نکالا۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، اتنا بڑا چیلنج ہے تو پھر تو میاں رضا ربانی صاحب کی یہ تجویز بار موقع ہے کہ ڈائلاگ کیا جائے۔ ڈائلاگ میں رکاوٹیں کیا ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہمایوں اختر خان صاحب، جتنے خطرات آپ نے بھی سنے، میں نے بھی نہیں سنے، سب نے سنے، تو اتنے خطرات کے ہوتے ہوئے تو ہمیں تو اتحاد کی طرف بڑھنا چاہیے۔ میاں رضا ربانی صاحب نے بڑی اچھی تجویز دی، جب وہ چیئرمین سینٹ تھے انہوں نے اس وقت بھی کہا، چیف جسٹس کھوسا صاحب نے بھی یہ بات کی، آج بھی میاں رضا ربانی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قومی ڈائلاگ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو غداری کے سرٹیفکیٹ دیں یا ہم ایک دوسرے کے خلاف باتیں کریں۔ دیکھیے، سیاسی قوتیں اور سیاسی پارٹیاں تو
जरूर आपस में बैठें और मुल्की मफाद में अपनी ज़ात को बीच में से निकाल के, जो हमें पिछले 2 साल देखने में ये आ रहा है कि जब हम बैठने की कोशिश करते हैं कि आए मुल्क के जो इश्यूज दरपेश हैं उन पे को बात करते हैं, कुछ पे बात होके पॉजिटिव लेजिस्लेशन सामने आई भी है, लेकिन उसमें हमेशा हमने देखा है कि लीडरान के ज़ाती मसाइल को सामने कर दिया जाता है। लेकिन आप जो फरमा रहे हैं गुफ्तगू, ये मुझे समझ में नहीं आ रही कि सो कॉल्ड मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट, रजा रमानी साहब यही फरमा रहे थे और आजकल भी लोग यही कह रहे हैं, और जुडिशरी जो एक दूसरा पिलर है स्टेट का, आपका ख्याल है कि आइन की किस शिक के तहत ये एक टेबल पे सियासी कुव्वतों के साथ आके बैठेंगे? मेरा ख्याल है कि इसका सिफर इम्कान है कि ये इदारे इस तरह अपने आप को सियासत में उलझाएंगे। इस वक्त कुछ सियासी कुव्वतों की ये कोशिश है कि ये हो और इन इदारों को सियासत में घसीट के लाया जाए। इनका कोई काम और रोल सियासत में नहीं है, इसलिए आपस में सियासी पार्टियां जो मर्जी करें। ये जो पीडीएम का नैरेटिव है 20 सितंबर से, जिस पे मैं मुतफिक नहीं हूं कि डायरेक्ट मुल्क के सेंसिटिव इदारों को, इंडिविजुअल्स को नाम लेके अटैक किया जाए और उस इदारे में वेज डालने की कोशिश की जाए, बहुत ही गलत और डेंजरस बात। चले मैं जवाब ले लेता हूं, इधर रुकिएगा प्लीज, इधर रुकिएगा प्लीज। एक दिन आप लोग कहते हैं कि जी हमें भी बोलने दें। जी मैं जवाब ले लेता हूं। दूसरे दिन आप कहते हैं आपकी बात क्लियर हो गई, मैं जवाब ले लेता हूं। जी बेगम साहिबा जी, आप पहले भी बात करना चाह रही थी। जी मैं बिल्कुल बात करना चाह रही हूँ, और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सीपैक हम लेके आए, सीपैक वहीं पर रुका हुआ है जहां तक मियां नवाज शरीफ ने काम को चलाया था, वहां उसके बाद सीपैक को रोक दिया गया है। जो मुल्की मफाद की चीजें उनको नहीं रोकना चाहिए। जो टेररिज्म है, टेररिज्म को भी मियां नवाज शरीफ ने कंट्रोल भी किया, हमें बताने की जरूरत नहीं, ना अवाम को डराने की जरूरत थी। ये लोग जलसे करते रहे, हमने नहीं इनको डराया। क्या आप जलसे कर रहे हैं, आपके जलसों में कोई मसला हो जाएगा, ये हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम तो पहले ही अपनी जान हथेली पर रख के चल रहे हैं, हमें कोई खौफ नहीं। तीसरी बात है कि ये कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट, अरे बाबा सारी इस्टेब्लिशमेंट तो चला रही है इस मुल्क को। सीधी सीधी बात करें, जो कुछ हुआ वहां पर कराची में कैप्टन सफदर के साथ और मरियम नवाज साहिबा के साथ, वो उनके बेडरूम में चादर और चार दीवारी की इज्जत नहीं रखी गई, फिर पता क्या चला, किसको सजा मिल रही है, जिसको हम मानते नहीं है। इट वॉज डन कि बेचारे लोअर लेवल के कर्नल और ब्रिगेडियर्स को सजा मिल रही है क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन ने दूसरी इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल किया। नो, वी विल नॉट टॉक टू देम, वी विल नॉट टॉक टू इमरान खान गवर्नमेंट, क्योंकि ये गवर्नमेंट लाई गई है। ये गवर्नमेंट कोई गवर्नमेंट पाकिस्तान की नहीं है, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, सिलेक्टेड है। अब हम चाहते हैं कि वोट को इज्जत दो, वोट की इज्जत के मुताबिक जो गवर्नमेंट आएगी उससे बात हो सकती है। चले इधर रुकिएगा, इधर आपका नुक्ता आ गया, इधर रुकिएगा। सेनेटर जायद खान साहब रोकने पे लगे हुए हैं, सेनेटर जायद खान साहब रोकने पे लगे हुए हैं। आपका नुक्ता आ गया बेगम साहिबा, आपकी बात कंप्लीट हो गई। सेनेटर जायद खान साहब, ये बात तो दुरुस्त है ना कि आइन में कहां लिखा है कि आप एस्टेब्लिशमेंट आकर डायलॉग में बैठे? डायलॉग करना तो सियासी जमातों का काम है। ये हुमायूं अख्तर खान साहब इस हवाले से तो ठीक नुक्ता बयान फरमा रहे हैं। देखिए शौकत पराचा साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि हर इदारे के आइन के अंदर एक दायरे इख्तियार है। क्या आज तक आइन के ऊपर अमल हुआ है इस मुल्क के अंदर? अगर आइन के ऊपर इधर अमल हुआ हो तो ये बात बिल्कुल फिर हुमायूं अख्तर की सही तो है। फिर जो अमल करने की हमें बातें मशवरे देते हैं, फिर अगर वही ये कहने लग जाएं कि आइन से मावरा कोई काम किया जाए तो ये दुरुस्त होगा? फिर
मेरे नहीं मेरे बात अभी आप कंप्लीट करने दे, आपको फिर मैं क्या कहना चाहता हूँ। जी जी प्लीज। मेरा मकसद यही है कि देखिए कोई भी किसी को नहीं कहता है कि जो जिसका इनके अंदर दर इख्तियार ना हो उसको कह दे क्या बेटे। तो कौमी डायलॉग की और चीज होती है कि इस मुल्क के एक मसाइल है, इस मसाइल को किस तरीके से हल किया जाए। जाहिर है कि कानून साजी तो पार्लियामेंट का काम है, लेकिन आपसे मैं पूछता हूँ, मुझे ये बता दो कि ये वज़ीर आज़म आज तक कौन सी मीटिंग में बैठा है अपोजिशन की? या तो आर्मी चीफ को उसको बुला लेता है या आईएसआई की चीफ को बुलाते वो ब्रीफिंग देता है। जितने भी इश्यूज आज तक आए हुए, आज अभी स्पीकर ने बुलाया, स्पीकर के पास ये इख्तियार आईन में कहाँ है कि वो कौमी डायलॉग करे या वो पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाए और वो नेशनल सिक्योरिटी पे बात करे? ये कहीं है इनमें? तो जब ये चीजें नहीं है, अनहोनी बातें हो रही है, पार्लियामेंट की कौमी सलामती की कमेटी तो बनी हुई है ना। या सादिक साहब जब एक दिन कह रहे थे कि मेरे सीने में भी बड़े राज हैं, वो यही तो बात कर रहे थे कि मैं कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया करता था। देखिए कौमी सलामती कमेटी के में तो फिर अपोजिशन नहीं है ना यार, फिर तो उधर आप फिर और तरफ लेके जाना चाहते हो ना। जब आप अपोजिशन को बुलाते हो और अपोजिशन के सामने एक चीज रखते हो, नेशनल सिक्योरिटी